India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान सीजीआई ने कहा कि डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। इसमें 9 डॉक्टर्स को शामिल किया गया है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वार्निंग, कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपायों की सिफारिश करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि टास्क फोर्स में केंद्र सरकार के 5 अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट और राज्य सरकार की से इस घटना की रिपोर्ट मांगी है। आरजी अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को दिया गया है। केस की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। कोलकाता में 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस जेबी पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। सीजीआई ने कहा कि हमने संज्ञान इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हत्या के अलावा ये देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर भी है। हम डॉक्टरों, खासकर महिला डॉक्टर और युवा डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। There must be a standard national protocol to ensure that safe conditions of work are provided. This is not a matter of providing protection either to women or protection to doctors in general. It's a matter of creating safe conditions of work. So that they, ultimately, what is equality under the Constitution all about? If women cannot go to a place of work and be safe, then we are denying them the basic conditions of equality. And therefore, we are entertaining this, and I'll very shortly share the way we want to proceed with this to ensure that ultimately it's not that every time that there is a rape or murder that the conscience of the nation is awakened. सीजीआई ने कहा कि हम पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर चिंतित भी हैं। What happened in Kolkata is concerned. There's a couple of things from what we have. Of course, first let me begin by saying that we are deeply concerned of the fact that the name of the deceased who was assaulted and murdered, the name has been published all over the media. Photographs have been published all over the media. Video clips, obviously, either before or after the postmortem, have been published, right? Showing her body, after she was subjected to it. It's extremely concerning. We have judgments of our court in Nipun Saxena that you will not publish the names of the survivors of sexual assault. In this case, सीजीआई ने पश्चिम बंगाल से पूछा कि क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया? क्या पीड़िता ने माता पिता को सूचना देर से दी? उन्हें मिलने नहीं दिया गया? क्या हत्या के तहत एफआईआर दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों हुई? शव माता पिता को देर से क्यों सौंपा गया? पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? हजारों लोगों को अंदर क्यों आने दिया? And who was expected to? nobody in the hospital registers the FIR. No, the father registers the. What was the principal or the vice principal? What were the authorities of the hospital doing? No, they wanted a board. We constituted a board. They wanted a magistrate. We got the magistrate. You don't need time for registration of FIR. You don't need a medical board for registration of FIR. सीजीआई ने कहा कि सीबीआई इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। जांच इस समय नाजुक दौर में है, इसीलिए सीधा रिपोर्ट कार्ड में दिया जाए। सीजीआई ने कहा कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं जिसमें सभी डॉक्टर्स की भागीदारी हो।
सीजेआई ने कहा कि डॉक्टर्स कोर्ट पर भरोसा करें, जो डॉक्टर हड़ताल पर है वे काम पर लौटे। सीजेआई ने पश्चिम बंगाल सरकार और अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि अभिभावकों को बॉडी देने के 3 घंटे 30 मिनट की देरी के बाद क्यों एफआईआर दर्ज की गई। सीजेआई ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो एफआईआर दर्ज कराए। वहीं एसजे तुषार मेहता ने कहा कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बड़ा सवाल है कि 7,000 लोग कैसे अस्पताल में घुस गए, ये बिना पुलिस की जानकारी के संभव नहीं है। एसजी तुषार मेहता ने राज्य पुलिस के डीजीपी को बदलने की मांग करते हुए कहा कि किसी दूसरे अधिकारी को प्रभारी डीजीपी बनाया जाए। एसजी के कहने पर सीजेआई ने कहा कि ठीक है, सीआईएसएफ आरजी कर अस्पताल और हॉस्टल को सुरक्षा देगा। RG Kar Medical College and Hospital, because obviously the women doctors have left for the reason that they are fearful of their safety. If the premises of this hospital have to be safeguarded for these doctors to resume duty, who is going to provide security at the premises? Well, we give an undertaking to this court. CISF security. We'll give an undertaking to this court. Give an Let it be CISF. सीजेआई ने कहा कि डॉक्टर्स के पास आराम करने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए बुनियादी स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा जाता। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा इकाइयों में सुरक्षा की कमी है। अस्पताल में चिकित्सा पेशेवर के लिए केवल एक सामान्य शौचालय है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें एडमिरल आर सरीन, महानिदेशक चिकित्सा सेवा नौसेना, दिल्ली एम्स निदेशक समेत 9 सदस्य होंगे, जो 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। साथ ही बंगाल सरकार से भी अस्पताल पर हंगामे की जांच रिपोर्ट मांगी है। Have in this backdrop formed the view that a national consensus must be evolved after due consultation with all stakeholders on the urgent need to formulate protocols governing the issues which this order has highlighted. We have attempted to compose for this purpose a diverse body of persons with experience in healthcare institutions. A national task force with the following members of the medical profession is hence constituted. इसके अलावा राज्य सरकार से भी ये सुनिश्चित करने को कहा गया कि जो लोग तोड़फोड़ में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सीजेआई ने कहा कि टास्क फोर्स चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा, भलाई और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करेगी, जिसका काम लिंग आधारित हिंसा को रोकना, इंटर्न रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट डॉक्टर के सम्मानजनक कामकाज के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करना होगा। कमेटी इन विषयों पर भी अपनी रिपोर्ट देगी। ब्यूरो रिपोर्ट। लड़कियों को यौन इच्छा पर नियंत्रण रखने की नसीहत देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को ने पलट दिया है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को रेप के लिए मिली निचली अदालत से मिली सजा को बरकरार रखा है। पिछले साल हाईकोर्ट ने इस आधार पर सजा खत्म कर दी थी कि नाबालिग लड़की ने स्वेच्छा से संबंध बनाने का बयान दिया। उसी फैसले में हाईकोर्ट ने लड़कियों को खुद पर काबू रखने की नसीहत भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी को अवांछित करार दिया था। बता दें आपको कि इससे पहले मंगलवार को जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उन्होंने इस बारे में भी विस्तार से बताया कि अदालतों को किस तरह से फैसले लिखने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद जिसमें शीर्ष अदालत की तरफ से एक स्वतः संज्ञान में आया है, जिसमें किशोरियों से कहा गया था कि वे 2 मिनट के आनंद के लिए समर्पित होने के बजाय अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में रिहा किए गए आरोपी की दोष सिद्धि बरकरार रखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मामले पर सुनवाई की। दरअसल इस मामले में 18 अक्टूबर 2023 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। हाईकोर्ट ने पॉक्सो कानून के तहत दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में 25 वर्षीय आरोपी को रिहा करते हुए लड़कियों के यौन व्यवहार पर कई टिप्पणियां की थीं।
जस्टिस चितरंजन दास और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने दुष्कर्म के दोषी युवक को रिहा करते हुए अपने फैसले में कहा था कि प्रत्येक किशोरी और लड़की का यह कर्तव्य है कि वह अपने शरीर की अखंडता की रक्षा करे और अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की भी रक्षा करे। लड़कियां अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रण में रखें। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने अपने फैसले में हाई कोर्ट की विवादास्पद टिप्पणियों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणियां न केवल अत्यधिक आपत्तिजनक थीं बल्कि अनुचित भी थीं। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किशोरों के अधिकारों का उल्लंघन भी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा व्यक्तिगत राय व्यक्त करने और कथित उपदेश देने की भी आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने अपील के गुणदोष के आधार पर निर्णय लेने के अपने अधिकार क्षेत्र से हाई कोर्ट के चलन पर चिंता व्यक्त की और न्यायाधीशों की व्यक्तिगत राय व्यक्त करने और उपदेश देने के लिए आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिगत अधिकारों का प्रयोग सामाजिक रूप से परिभाषित कर्तव्यों, विशेष रूप से महिलाओं पर लगाए गए कर्तव्यों को पूरा करने पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा रिहा किए गए आरोपी की दोष सिद्धि को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से यौन संबंध बनाने के आधार पर आरोपी की दोष सिद्धि रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया, जबकि कानून के तहत न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने का संवैधानिक जनादेश नहीं मिला हुआ है। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी हाई कोर्ट के फैसले को उसके गुण दोष के आधार पर चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को 31 अगस्त से 10 सितंबर तक मलेशिया के सेलंगोर की यात्रा करने की अनुमति दी है और इस यात्रा का उद्देश्य नक्सलवाद विरोधी सम्मेलन में भाग लेना है। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने 2 शर्तों के अधीन अनुमति दी है। पहली, उन्हें अंडरटेकिंग दाखिल करनी होगी जिसमें कहा जाएगा कि सीतलवाड़ उस अवधि के बाद वापस आ जाएंगी और दूसरी 10 लाख रुपए की सॉल्वेंट सिक्योरिटी भी जरूरी है। इसके अलावा सम्मेलन समाप्त होने के बाद पासपोर्ट वापस करना होगा। वर्ष 2023 से 2000 के दंगों के मामले में बता दें आपको कि कथित तौर पर सबूत गढ़ने के मामले में गुजरात पुलिस के मामले में सीतलवाड़ को नियमित जमानत दी गई थी और जस्टिस BR गवाई और जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार करने की बात कही गई थी और साथ ही जमानत के लिए लगाई गई शर्तों में से एक ये थी कि सीतलवाड़ का पासपोर्ट सत्र न्यायालय की हिरासत में रहेगा। आवेदन में सीतलवाड़ ने तर्क दिया कि उन्हें पूसत कोमास द्वारा आयोजित नक्सलवाद विरोधी राष्ट्रीय गैर भेदभाव पर 12वें राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए पैनलिस्ट के रूप में निमंत्रण मिला है। गुजरात पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आवेदन का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार करेगा को क्या 2013 से बिस्तर पर पड़े एक व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है या नहीं। CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह कठिन मामला है। हम केंद्र को नोटिस जारी कर रहे हैं। साथ ही ASG ऐश्वर्या भाटी को मामले में एमिकस नियुक्त करते हुए उन्हें कोर्ट की सहायता करने का अनुरोध किया है। CJI ने कहा कि हम देखेंगे कि 2013 से बिस्तर पर पड़े व्यक्ति उसे कहीं और रखा जा सकता है या नहीं, क्योंकि कोर्ट को इस बात का भी ध्यान है कि उसके माता पिता अब वृद्ध हो चुके हैं और अपने बेटे की देखभाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने केंद्र को नोटिस जारी किया। CJI ने कहा कि इसके साथ ही इस मामले में ये भी देखना होगा कि क्या पैसिव इच्छा मृत्यु के अलावा कोई अन्य मानवीय
समाधान भी उसे मिल सकता है। उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट के निर्णय का समर्थन करते हैं, जिसमें हाईकोर्ट ने माना है कि ऐसे मामले में कॉमन कॉज के निर्णय के अनुसार पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति यांत्रिक रूप से जीवित नहीं रखा गया है, बल्कि ये जीवन रक्षक के बिना जीवित है। ऐसे में ये मामला पैसिव इच्छा मृत्यु के दायरे में नहीं आता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट उस अपील पर सुनवाई कर रहा है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा गंभीर मस्तिष्क क्षति की वजह से 30 साल के एक व्यक्ति जो कि 13 साल से बेसुध बेड पर पड़ा हुआ है, उसकी जागरूकता और जवाब दे पाने में सक्षम हो जाने के कारण उसे पैसिव इच्छा मृत्यु दिए जाने की भी मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पैसिव इच्छा मृत्यु दिए जाने के लिए कमेटी गठित किए जाने से इनकार कर दिया था। बेसुधी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सर पर गंभीर चोट लग जाने की वजह से अपनी आंखों तो खोल सकते हैं वो, और लेकिन वे उन चीजों को नहीं बोल सकते या नहीं कर सकते जिनके लिए विचार या सचेत इरादे की आवश्यकता होती है। देश के सबसे बड़े 1992 ब्लैकमेल कांड के बाकी बचे 6 आरोपी नफीजा चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गणी, सैयद जमीर हुसैन को कोर्ट ने दोषी माना है। अजमेर का विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के फैसले में आज सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। राजस्थान के अजमेर में सबसे बड़े ब्लैकमेल कांड के बाकी बचे हुए 6 आरोपियों को दोषी ठहरा दिया गया है। कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अजमेर के का गैंग ने 1992 में स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली करीब 250 लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें हासिल की, फिर उन्हें लीक करने की धमकी देकर 100 से अधिक छात्राओं के साथ गैंग रेप किया। गैंग के लोग स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को फार्म हाउस पर बुलाते थे, उनके साथ गैंग रेप करते थे, और कई स्कूल तो अजमेर के जाने माने प्राइवेट स्कूल थे। एक अखबार ने जब इसका खुलासा किया तो मामला सामने आया। इन बच्चों की उम्र उस समय 11 से 20 साल की हुआ करती थी। फिलहाल मामले में 4 आरोपी पूर्व में सजा काट चुके हैं। बता दें आपको कि फैसले को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता कोर्ट के बाहर मौजूद है, और पुलिस ने मामले में 12 आरोपी कैलाश सोनी, हरीश तोलानी, फारूक चिश्ती, इशरत अली, मोइजुल्ला उर्फ पूतन इलाहाबादी, परवेज अंसारी, नसीम उर्फ टार्जन, पुरुषोत्तम उर्फ बबली, महेश लुधानी, अनवर चिश्ती, शमसू उर्फ माराडोना और जहर चिश्ती को गिरफ्तार कर डीजे कोर्ट अजमेर में 30 नवंबर 1992 को पहली चार्जशीट पेश करती थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और राउत एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के और साथ ही उनकी याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया। पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने से कहा है कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रही हैं, हम नोटिस जारी करेंगे और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। दरअसल सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कोई भी कोर्ट में उपस्थित नहीं था। दरअसल केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति मामले और इस घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए जमानत अंतरिम मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा और उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका को अनुमति दी है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ अपनी शिकायत पर कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसे जनहित याचिका मामलों की सुनवाई करने वाली रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना था। बता दें आपको कि जस्टिस संजीव नरूला ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए किसी भी कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अगस्त 2019 में स्वामी ने कांग्रेस नेता द्वारा ब्रिटिश सरकार को स्वेच्छा से खुलासा करके किए गए कथित उल्लंघनों पर केंद्र को पत्र लिखा था। वह ब्रिटिश राष्ट्रीयता के नागरिक हैं जो ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है। संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त की है। स्वामी ने गृह मंत्रालय से 19 अप्रैल 2019 को प्राप्त संचार का हवाला दिया, जिसमें संकेत दिया गया कि उनके द्वारा की गई शिकायत स्वीकार कर ली गई है और कांग्रेस नेता को अपना जवाब देने के लिए कहा गया। स्वामी ने बताया कि तब से मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। स्वामी ने लिखा था कि बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी, जिसमें गांधी निदेशक और सचिव थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 2005 और 2006 में दायर कंपनी के वार्षिक रिटर्न में गांधी की जन्म तिथि 19 जून 1970 बताई गई थी और उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई थी। बता दें आपको कि स्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार को उनकी शिकायत के अपडेट और स्टेटस के बारे में कई बार बताने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्वामी ने अपनी याचिका में केंद्र को निर्देश देने की मांग की कि वह उनकी शिकायत या अभ्यावेदन पर जल्द से जल्द निर्णय ले और उसका निष्कर्ष या अंतिम आदेश प्रस्तुत करें। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.